हे गाइस व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू ग्रेविटी सर्कल। और प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने नर्न्स्ट इक्वेशन कैसे काम करती है, नर्न्स्ट इक्वेशन को कैसे अप्लाई करना है, बहुत अच्छे तरीके से सीख लिया था। और हम लोगों ने यह भी देख लिया था कि अगर नर्न्स्ट इक्वेशन सीखनी है तो गिब्स एनर्जी का उसके अंदर क्या रोल है। तो पिछले दो वीडियो में नर्न्स्ट इक्वेशन पार्ट 1 में हमने गिब्स एनर्जी ऑफ अ रिएक्शन समझा, उसके बाद हम लोगों ने नर्न्स्ट इक्वेशन देखी। और गाइस आज हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और नर्न्स्ट इक्वेशन की बात करने वाले हैं। नाउ व्हाट इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट? यहां पर एक बात समझो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की एक बात समझो। लेट से मेरे पास में डेनियल सेल है, लेट से मेरे पास में एक डेनियल सेल है। तो बच्चों एक बात बताओ, डेनियल सेल के अंदर केमिकल रिएक्शन चलेगी, कैसे चलेगी? हम लोग सब एक बात जानते हैं कि हम लोगों ने यहां पर एक चेंबर बनाया था, उसके पास में एक चेंबर हम लोगों ने और बनाया था। इन दोनों चेंबर को हम लोगों ने सॉल्ट ब्रिज से कनेक्ट कर दिया था। सॉल्ट ब्रिज हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करता है। यहां पर हम लोगों ने सॉल्यूशन भर दिया था, ये सॉल्यूशन था ZnSO4 का। हमने यहां पर सॉल्यूशन भर दिया था, ये सॉल्यूशन था CuSO4 का। हम लोगों ने यहां पर एक इलेक्ट्रोड लगा दिया था जो कि जिंक मेटल से मिलकर बना था। यहां पर हम लोगों ने एक इलेक्ट्रोड लगा दिया था जो हमारा कॉपर मेटल का था। यहां पर हम लोगों ने एक वोल्ट मीटर लगा दिया था जो इनकी रीडिंग मेंशन करता था। और यहां पर हम लोगों ने एक वायर लगा दिया था जो इलेक्ट्रॉन्स वगैरह को ट्रांसफर करता था और करंट को ट्रांसफर करता था। तो कुछ ऐसा आपका डेनियल सेल बनता था। अब एक बात समझो, एक बात समझो, जैसे ही आपने यहां पर स्विच ऑन करा, जैसे यहां पर आपने एक स्विच ऑन करा, वोल्ट मीटर पर आपको डिफ्लेक्शन शो होने लगा। दैट मींस सेल काम करने लगा और सेल ने पोटेंशियल बनाना चालू कर दिया। इस डेनियल सेल का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 1.1 वोल्ट्स होता था। वी ऑल नो दिस, ये हम लोग सब पढ़ चुके हैं। लेकिन क्या एक बात बताओ, क्या ये सेल लाइफ टाइम काम करता रहेगा? क्या यह सेल इनफाइनाइट टाइम तक काम करता रहेगा? नहीं। क्यों नहीं? इसके पीछे कारण समझेंगे। आप देखो, जिंक का हो रहा था ऑक्सीडेशन। तो बच्चों जिंक का मेटल लगातार 2 इलेक्ट्रॉन छोड़कर सॉलिड से एक्वस फॉर्म में जा रहा था। तो आप देखेंगे कि लगातार सॉल्यूशन के अंदर Zn डाई पॉजिटिव आयंस का कंसंट्रेशन बढ़ने लगेगा। आप देख पाएंगे कि यहां पर लगातार Zn डाई पॉजिटिव का कंसंट्रेशन बढ़ने लगेगा, बहुत ज्यादा बढ़ने लगेगा, क्योंकि लगातार यहां से मेटल अपने आप को धीरे धीरे पतला करता चल रहा है, धीरे धीरे उसका साइज छोटा होता जा रहा है, वो और धीरे धीरे श्रिंक होता जा रहा है। क्यों श्रिंक होता जा रहा है? क्योंकि उसका मेटल सॉलिड फॉर्म से आयोनिक फॉर्म में जा रहा है। तो यू आर ऑब्जर्विंग अ डिक्रीज इन साइज ऑफ इलेक्ट्रोड एंड इंक्रीज इन द आयोनिक कंसंट्रेशन। ऑन द अनदर हैंड, आप यहां पर लगातार देख रहे हो कि जो कॉपर डाई पॉजिटिव आयंस हैं वो सब इलेक्ट्रॉन ले लेकर कॉपर इस प्रकार यहां पर मेटल के ऊपर जमा होता जा रहा है। तो यहां पर आपको दिख रहा है कि जो आपका मेटेलिक कॉपर है, उस कॉपर इलेक्ट्रोड का साइज इंक्रीज होता जा रहा है, उसका साइज बढ़ता जा रहा है, वो कंपैरेटिवली थिक होता जा रहा है। और इस सॉल्यूशन में कॉपर डाई पॉजिटिव आयन का कंसंट्रेशन गिरता जा रहा है। क्यों? क्योंकि कॉपर डाई पॉजिटिव आयन जिंक के द्वारा छोड़े गए इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करके सॉलिड फॉर्म में जाता जा रहा है। तो जैसे जैसे बच्चों सेल आगे बढ़ता जाएगा, वी विल ऑब्जर्व, हम लोग क्या ऑब्जर्व करेंगे? वी विल ऑब्जर्व दैट देयर इज अ इंक्रीज इन Zn डाई पॉजिटिव आयंस एंड डिक्रीज इन Cu डाई पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन। लगातार ये चीज होगी। अब इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे जिंक पतला होता चलेगा, जिंक जैसे जैसे पतला होता चलेगा, अब जिंक की एफिशिएंसी, जिंक की पावर टू गेट ऑक्सीडाइज वो भी स्लो होती चलेगी। अब धीरे धीरे जिंक स्लोली ऑक्सीडाइज होने लगेगा। सिमिलरली कॉपर भी
धीरे धीरे रिड्यूस होने लगेगा। तो एज टाइम पासेस, जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता जाएगा, एज टाइम पासेस वी विल ऑब्जर्व, हमें क्या देखने को मिलेगा, वी विल ऑब्जर्व डिक्रीज इन पोटेंशियल, आप लोगों को लगातार पोटेंशियल डिक्रीज होता हुआ दिखाई देगा। मतलब वोल्ट मीटर पर अगर इनिशियली आपको पोटेंशियल लेट से 1.1 वोल्ट्स मिल रहा है, तो अब वो कम होना चालू हो जाएगा, धीरे धीरे वो कम होते लगेगा, कम होने लगेगा 1.1 से 1.0, 0.9, 0.8 so on, and after some time the cell seems to be stopped, the cell seems to be stopped, सेल अब आप लोगों को रुका हुआ दिखाई देगा, अब आपको लगेगा कि सेल रुक चुका है। एंड देयरफॉर दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज इक्विलिब्रियम कंडीशन, और इसी कंडीशन को क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम कंडीशन। क्या ये बात मेरे सारे बच्चों को समझ में आ रही है? बोलिए यस और नो, क्या इसके अंदर किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम? दैट मीन्स जैसे जैसे सेल आगे बढ़ता जाएगा, टाइम पास होता जाएगा, सेल काम करता जाएगा, एक इलेक्ट्रोड का साइज पतला होगा, दूसरे का साइज बढ़ेगा। जिस इलेक्ट्रोड का साइज पतला हो रहा है उसके आयन का कंसंट्रेशन उसके सॉल्यूशन में बढ़ेगा, इसका कंसंट्रेशन कॉपर का यहां पर कम होने लगेगा, सब कुछ बिगड़ने लगेगा, और धीरे धीरे आपको उसका पोटेंशियल भी कम होता नजर आएगा, और अल्टीमेटली आपको लगेगा कि आपका सेल जो है वो क्या हो चुका है, रुक चुका है। आपका सेल जो है वो क्या हो चुका है, रुक चुका है। और बच्चों इसीलिए क्योंकि सेल ने काम करना ही बंद कर दिया, तो क्या सेल के द्वारा बनाया गया पोटेंशियल आपको दिखेगा? नहीं। तो इक्विलिब्रियम पर सेल का पोटेंशियल जीरो हो जाता है। क्या हो जाता है? जीरो। अब एक बात ध्यान रखना, यहां पर जो सेल का मैं पोटेंशियल लिख रहा हूं ये नॉन स्टैंडर्ड लिख रहा हूं, दिस इज नॉन स्टैंडर्ड पोटेंशियल, क्योंकि स्टैंडर्ड पोटेंशियल तो आप लोगों को स्टैंडर्ड कंडीशंस में निकालना होता है, क्योंकि यहां पर आपका कंसंट्रेशन 1 मोलर होना कंपलसरी है। लेकिन यहां पर आप देखो जैसे जैसे जिंक का कंसंट्रेशन बढ़ने लगा और कॉपर का कम होने लगा, आपको क्या लगता है कि ये 1 मोलर बचेगा? नहीं। आपको क्या लगता है ये 1 मोलर बचेगा? नहीं, क्योंकि इसमें कॉपर की मात्रा कम हो गई तो इसका कंसंट्रेशन डिक्रीज, यहां पर जिंक की मात्रा बढ़ गई तो उसका कंसंट्रेशन इंक्रीज। तो अब यहां पर कंडीशन स्टैंडर्ड बची ही नहीं, आपका 1 मोलर सॉल्यूशन रहा ही नहीं। तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का इक्विलिब्रियम पर मेरे हिसाब से कोई काम नहीं होना चाहिए, इसलिए हम लोगों को अनस्टैंडर्ड पोटेंशियल की ही बात करनी पड़ेगी, और वो कितना हो जाएगा, यहां पर जीरो हो जाएगा। तो क्या प्यारे बच्चों ये बात आप लोगों को अच्छे तरीके से क्लियर हो गई? क्या इतनी चीज के अंदर किसी भी तरीके का कोई डाउट? तो इस पॉइंट से हमें एक बात समझ में आई कि हमारा जो सेल है अगर वो बहुत देर तक, काफी लंबे समय तक काम करेगा, तो जिस डिपार्टमेंट में ऑक्सीडेशन चल रहा है वहां पर उसके आयन का कंसंट्रेशन बढ़ेगा, जहां पर रिडक्शन चल रहा है वहां पर उसका आयन का कंसंट्रेशन कम हो जाएगा, कंसंट्रेशन बिगड़ जाएगा, एंड स्लोली स्लोली सेल का पोटेंशियल डिक्रीज होने लगेगा। और एक टाइम ऐसा आएगा जब सेल पूरी तरीके से रुक जाएगा, पोटेंशियल जीरो हो जाएगा, और उसी को हम लोग बोलते हैं इक्विलिब्रियम। हम बोलेंगे इस कंडीशन में इक्विलिब्रियम अचीव हो गया। इज दैट क्लियर टू यू? पहले जरा इतना नोट करना हो तो नोट कर लो, फिर अपन नर्न्स इक्वेशन के अंदर इस कंडीशन को लगाकर देखेंगे। चलिए, तो गाइज हम लोगों ने ये बात पता कर ली है। अब हम लोग यहां पर नर्न्स इक्वेशन की बात करना स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कि इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स के अंदर नर्न्स इक्वेशन कैसे काम करेगी। तो देखो मैं दोनों नर्न्स इक्वेशन लिखूंगा। अनस्टैंडर्ड या नॉन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ अ सेल इज इक्वल टू स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ अ सेल माइनस 0.059 अपॉन n log base 10 कंसंट्रेशन यानी C1 अपॉन C2। नाउ व्हाई आई हैव रिटन C1? C1 का मतलब होता है हमारा जो भी कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन एट एनोड, आपके एनोड पर जो कंसंट्रेशन होगा, जो किसकी वजह से आता होगा? ऑक्सीडेशन की वजह से। एंड व्हाट इज C2? दैट इज कंसंट्रेशन एट कैथोड, जो किसकी वजह से आता होगा? रिडक्शन की वजह से आता होगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? क्या इसके अंदर किसी भी तरीके का कोई डाउट? पक्की बात है, कोई दिक्कत तो नहीं। हम लोगों ने ये C1 C2 कैसे निकाला था ये हम लोगों ने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था।
अगर आपको याद हो तो मैंने वहां पर आपको सिखाया था Zn डाई पॉजिटिव, आई मीन Zn से Zn डाई पॉजिटिव बनता है, ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं सॉल्ट ब्रिज, एंड Cu डाई पॉजिटिव से कॉपर सॉलिड बनता है। यहां पर चलता है एनोड क्योंकि ये ऑक्सीडेशन दिखा रहा है, यहां पर है कैथोड क्योंकि ये रिडक्शन बता रहा है। हम लोग सब जानते हैं सॉलिड का कंसंट्रेशन हमेशा 1 माना जाता है, तो जो भी बात चलेगी वो इन दोनों की चलेगी। तो ये हो गया आपका कंसंट्रेशन C1, ये हो गया आपका कंसंट्रेशन C2। और जब आप लोग वो नर्स्ट इक्वेशन के लिए मैंने जो बड़ी सी इक्वेशन लगाना सिखाई थी उसमें कैथोड पहले आता है, तो Cu डाई पॉजिटिव माइनस Zn डाई पॉजिटिव वाली कंडीशन यहां पर लगती है, दोनों के आगे लॉग रहता है, और जब आप लॉग की प्रॉपर्टी लगाते हो तो ये Zn ऊपर चले जाता है, Zn डाई पॉजिटिव लॉग में, है ना। तो ये आप लोगों को अगर ध्यान हो, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था अच्छे तरीके से, अभी सिर्फ आपको जानकारी के लिए दे रहा हूं ये मैं। नाउ ये चीज क्लियर हो गई। अब ये जो कंडीशन बनी ये स्पेसिफिकली किस पर बनी, 298 केल्विन्स पर, क्योंकि आपने यहां पर टेम्परेचर की वैल्यू रख दी। लेकिन अगर मान लीजिए आपके पास में 298 केल्विन्स नहीं है, टेम्परेचर कुछ और दे रखा है, तो आपको ई सेल लिखना पड़ेगा, ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT अपॉन NF लॉग बेस 10 C1 अपॉन C2। आपको यह फॉर्मूला लगाना पड़ेगा काहे के लिए, फॉर दैट अदर टेम्परेचर, यानी जब टेम्परेचर 298 के अलावा कुछ और हो तो आप ये इक्वेशन लगा सकते हो, ये इक्वेशन आप लगा सकते हो। लेकिन हम लोग जानते हैं कि यूजुअली टेम्परेचर 298 दिया हुआ होगा। अब इक्विलिब्रियम पर वी ऑल नो दैट एट इक्विलिब्रियम पोटेंशियल ऑफ अ सेल बिकम जीरो, पोटेंशियल ऑफ अ सेल बिकम जीरो। तो यहां पर हम लोग सेल की जगह क्या रख देंगे, 0 इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ अ सेल माइनस 0.059 अपॉन n लॉग बेस 10 अप। एक बात और मैं आपको बता दूं, क्लास 11th में इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर के अंदर हम लोगों ने एक बात पढ़ी थी कि जब इक्विलिब्रियम आ जाता है, एट इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ C1 अपॉन कंसंट्रेशन C2, यानी कि जो आपका एक ऑक्सीडेशन वाले का जो कंसंट्रेशन है डिवाइडेड बाय रिडक्शन वाले का जो कंसंट्रेशन है, इट विल बिकम इक्वल टू KEQ। ये किसके बराबर हो जाता है, KEQ के। और इस KEQ को क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ये कांस्टेंट होता है जो हर केमिकल रिएक्शन के लिए होता है, आपको Kc की वैल्यू यहां पर यूज करनी होती है। तो जब केमिकल रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर आ जाती है, जब सब कुछ जीरो हो जाता है, जब सब कुछ रुक जाता है, तो कंसंट्रेशन ऑफ C1 डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ C2 विल ऑलवेज बिकम इक्वल टू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, जिसको आप KEQ से लिखते हैं। ये क्लास 11th इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से हमने सीखा था। तो हमको यहां पर क्या करना है, C1 अपॉन C2 की जगह हमको क्या लिखना है, KEQ। तो KEQ यहां पर ये वैल्यू आ गई। अब आप इस रिएक्शन को आप लिखिए तो ई सेल स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ अ सेल विल बिकम इक्वल टू, ये इधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, तो 0.059 अपॉन n लॉग बेस 10 KEQ। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आ रही है। तो बच्चों ये हो गई आपकी नर्स्ट इक्वेशन फॉर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। दिस इज योर नर्स्ट इक्वेशन फॉर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। प्लीज इसे ध्यान से देख लीजिए, और इसके अंदर मैं एक चीज आपको और बता देता हूं, क्या मैं इसको रब कर दूं, प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि मैं यहां पे मेरे को इसको रब करना पड़ेगा। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये आपको नोट करना है पूरी चीज, ये पूरी लिखिए। चलिए अब यहां पर एक बात और समझो, हम लोगों को क्वेश्चन यूजुअली ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालने के लिए आता है, तो लॉग बेस 10 ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम यही रखेंगे, ये n ऊपर जाकर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ अ सेल में मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 0.059 ये आपका नीचे आ जाएगा। तो बच्चों इस तरीके से आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ अ सेल निकाल सकते हो। ध्यान रखना यहां पर
आप लोगों को एंटी लॉग वाली कंडीशंस लगानी पड़ेगी। तो यहां पर ध्यान रखिएगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लगाते वक्त आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को एंटी लॉग लगाना आना चाहिए। यू गाइस मस्ट नो हाउ टू यूज एंटी लॉग, ठीक है। तो बच्चों ये दोनों इक्वेशन काहे की हो गई, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड नर्न्स्ट इक्वेशन की। किसी भी तरीके का कोई भी डाउट बच्चों इसके अंदर, प्लीज इसको ध्यान से देख लीजिए, ध्यान से देख लीजिए इसको। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो अभी मेरे से पूछ लीजिए। इज दैट क्लियर टू यू? पक्की बात। चलिए तो गाइज यहां पर हम एक एग्जाम्पल लेकर और इसको सॉल्व करेंगे, पर पहले इतना नोट कर लो, फिर एक एग्जाम्पल से इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। हाँ बच्चों, अब जरा हम लोग ये वाली इक्वेशन काहे के लिए सॉल्व करके देखते हैं, हमारे डेनियल सेल के लिए, ठीक है। अच्छा एक बात ध्यान रखना, अगर ये वाली इक्वेशन में बात करूं तो ये 0 हो जाएगा, यहां पर log बेस 10 KC आ जाएगा, कोई ज्यादा फर्क नहीं है, आप लोग ये इक्वेशन भी आराम से निकाल सकते हो, ठीक है ना। चलिए तो अब मान लीजिए अपने पास में डेनियल सेल है और डेनियल सेल वर्क कर रहा है 298 केल्विन पर। तो हम लोग डेनियल सेल के लिए इक्वेशन लिखते हैं। व्हाट इज डेनियल सेल? डेनियल सेल कुछ इस तरीके से दिखता है, Zn डाई पॉजिटिव, Cu डाई पॉजिटिव, Cu, ये आपका डेनियल सेल यहां पर काम कर रहा है। इस डेनियल सेल का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम सबको याद हो जाना चाहिए, दैट इज 1.10 वोल्ट्स। जब आप यहां पर इस डेनियल सेल को बात कर रहे हो तो ये पूरी प्रोसेस कहां पर चल रही है, 298 केल्विन पर ये पूरी की पूरी चीज काम कर रही है। यहां पर जब आप इसकी रिएक्शन लिखेंगे तो हम लोग सब जानते हैं जिंक रिड्यूस हो रहा, ऑक्सीडाइज हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है, और कॉपर इसी के 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके रिड्यूस हो रहा है। मतलब इस पूरी केमिकल रिएक्शन के अंदर जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो कितना है, 2 है। तो हमको ऑटोमेटिकली सारी चीजें पता चल गई है। अब हम लोगों को इसके अंदर क्या फाइंड आउट करना है, हमको इसके अंदर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को फाइंड आउट करना है। तो लेट्स पुट द वैल्यूज इन द इक्वेशन। E cell is equal to E naught of a cell minus 0.059 upon n log base 10 KEQ। अब आप लोग सब जानते हो जब सेल इक्विलिब्रियम पर होता है, हम लोग सब जानते हैं जब सेल इक्विलिब्रियम पर होता है पोटेंशियल ऑफ अ सेल बिकम 0। तो ये तो 0 हो गया, ई सेल को आप इधर ले जाइए तो ये हो गया ई नॉट ऑफ अ सेल, नेगेटिव नेगेटिव ये इधर जाकर माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसल, तो ये आपको दिखेगा 0.059। कितने इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 2, लॉग बेस 10 KEQ। हम लोग ई सेल की वैल्यू भी लगे हाथ यहां से रख देते हैं, दैट इज 1.10 वोल्ट्स। तो ये हो जाएगा 1.10 वोल्ट्स, इसको इधर ले जाएंगे तो लॉग बेस 10 इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विल बिकम इक्वल टू 1.10 इंटू 2 अपॉन 0.059। देखिए क्या यहां तक आप लोगों को कोई प्रॉब्लम, इतने अरेंजमेंट में किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम? जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू हमें मिलेगी 37.288। तो ये आपके लॉग बेस 10 KEQ की वैल्यू हो गई। नाउ बच्चों आप जब इसका एंटी लॉग लेंगे, जब आप इसका एंटी लॉग लेंगे तो एंटी लॉग लेने के बाद KEQ की वैल्यू हो जाएगी 2 इंटू 10⁻37। अब ये एंटी लॉग कैसे लेते हैं, आई गेस आप लोगों ने मैथमेटिक्स के अंदर 100% सीखा होगा, अदरवाइज एंटी लॉग का टेबल वगैरह भी गिवन रहता है, आप एंटी लॉग की वैल्यूज पता कर सकते हैं, आप पूछ भी सकते हैं कि एंटी लॉग की वैल्यू क्या है। तो इस तरीके से एंटी लॉग लेने के बाद हमें फाइनल वैल्यू मिली एंड दिस इज योर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो आपने देखा नर्न्स्ट इक्वेशन की मदद से हम लोगों ने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी पता कर लिया। तो दिस इज ऑल्सो एन एप्लीकेशन ऑफ नर्न्स्ट इक्वेशन, ठीक है। तो नर्न्स्ट इक्वेशन से आप गिब्स फ्री एनर्जी निकाल सकते हो, नर्न्स्ट इक्वेशन से आप नॉन स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ अ सेल निकाल सकते हो, नर्न्स्ट इक्वेशन की मदद से आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाल सकते हो। अब अगले वीडियो में मैं आपके साथ में एक और नई बात करूंगा जो एनसीईआरटी में नहीं गिवन है लेकिन जेई और नीट एस्पेक्ट से बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो क्या है कि अगर आपके पास में एक ऐसा सेल हो जिसमें ये और ये सेम मेटल हो, यानी कैथोड भी सेम मेटल का, एनोड भी सेम मेटल का, कैथोड में भी सेम सॉल्यूशन, एनोड में भी सेम सॉल्यूशन, तब आप नर्न्स्ट इक्वेशन कैसे अप्लाई करोगे और किस तरीके से कंसंट्रेशन निकालोगे, दैट वी विल टॉक इन द नेक्स्ट वीडियो। आई होप इतना आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। प्लीज इसे नोट कीजिए
और अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम लोग अलग अलग नर्स्ट इक्वेशन का एक और कंसंट्रेशन के बेसिस पर यूज देखेंगे, जिसमें दोनों ही कैथोड एनोड सेम मेटल सेम सॉल्यूशन से बना है। तो अभी इतना देखिए, कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में डाल दो। जब तक ये चैप्टर चल रहा है इसके ऊपर मैं रिवीजन वीडियो या एक बार वापस से री एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, लेकिन जब तक ये चैप्टर चल रहा है, क्योंकि अगर नए चैप्टर पे चलेगा तो फिर प्रॉब्लम होगी। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, लाइक जरूर कर देना, दोस्तों के साथ शेयर करो, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे गाइस।